हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 20 है रिप्रोडक्शन, उसके एक्सरसाइजेस में जो हम क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं इनको यहाँ पर हमने सॉल्व करना है और किस तरह से आपने बोर्ड एग्ज़ाम में इनके आंसर्स लिखने हैं। ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने मिस नहीं करना और इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। कुछ चैप्टर्स के मैंने पहले सॉल्व करवा दिए थे, अभी जो चैप्टर्स रहते हैं उनके मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कितने चैप्टर्स के ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बाकी इन चैप्टर्स के जो लेक्चर हैं वो हमारे चैनल पे मौजूद हैं, उनके भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, तो वो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं डिटेल में। अभी हम यहाँ पर एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास नोट्स हैं जो हमारे बनाए हुए हैं सन अकेडमी के। इन नोट्स में कंप्लीट आपके पास ये सॉल्व हैं सारे क्वेश्चंस, तो इनको हम यहाँ से देखते हैं। और अगर आपको ये नोट्स जो है वो कंप्लीट बुक के पीडीएफ में चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन अभी थोड़े टाइम के बाद वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये नोट्स पेड होंगे तो आपको कुछ चार्जेस पे ये जो है वो नोट्स आपको मिल जाएंगे कंप्लीट, जो कि बहुत बेनिफिशियल हैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। पहले जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो इनके आंसर्स आपने शॉर्ट में लिखने हैं। 3 से 4 या 5 लाइनों के आपने आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई यूरेथ्रा इन मेल इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल ट्रैक। तो मेल के अंदर जो यूरेथ्रा है उसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक क्यों कहते हैं। अब देखो, यूरिनोजेनिटल का मतलब ये है कि जो यूरिन को भी कंडक्ट कर रहा है, और जेनिटल का मतलब है कि वो रिप्रोडक्शन के अंदर भी काम आ रहा है। इसका मतलब है वो सेमन को भी रिलीज़ करवा रहा है। तो यूरिन और सेमन दोनों को यूरेथ्रा कंडक्ट करता है, इसीलिए हम उसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वाई हार्मोनल सिस्टम ऑफ फीमेल इज़ कंसिडर्ड एज बेटर। फीमेल का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बेटर क्यों कंसिडर किया जाता है मेल से। देखिए, मेल में हार्मोन्स का रोल कम होता है जबकि फ़ीमेल में हार्मोन्स ज़्यादा फंक्शन करते हैं। अब फीमेल के अंदर डिफरेंट साइकिल्स चल रहे होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अब प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करना है, मेनोपाज है, जो हमारे पास ओव्यूलेशन है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसीलिए हार्मोनल सिस्टम जो फीमेल का है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस चल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो जितने रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस ज़्यादा होंगे फीमेल के अंदर, तो उतने ज़्यादा हमें हार्मोन्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि सारा रिप्रोडक्शन हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये इसका सिंपल सा आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद वाई डू टेस्टिस डिसेंड डाउन इन द फीमेल मेल फीटस बिफोर बर्थ। अब फीटस में बर्थ से पहले जो टेस्टिस हैं वो नीचे क्यों आ जाते हैं, पाउच में, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। अब देखें, जब एक बेबी डेवलप हो रहा होता है तो उस बेबी में जो उसके टेस्टिस होते हैं, मेल बेबी में टेस्टिस वो सबसे पहले उसकी बॉडी के अंदर ही मौजूद होते हैं, लेकिन जब उसकी बर्थ होनी होती है उससे पहले ही वो स्क्रोटम में आ जाते हैं, नीचे थाइस के बीच में। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जो स्क्रोटम है वो बॉडी से कम टेम्परेचर पे रखता है टेस्टिस को, ताकि टेस्टिस जो है वो स्पर्म को प्रोड्यूस कर सकें, और स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो कम टेम्परेचर पे ही हो पाती है। तो टेम्परेचर को कम रखने के लिए यहाँ पर ये जो है वो आ जाते हैं एक पाउच में, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, मतलब कि स्पर्म फॉर्मेशन है, वो स्पर्म की जो डेवलपमेंट है उसके लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए उनको स्क्रोटम में रखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू हमारी बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है जो स्पर्म्स के लिए फेवरेबल नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया। मैं देखें, ये यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है और आंसर के अंदर क्या हमने बताया है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया। तो गोनोरिया जो डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसके आपने सिम्टम्स बताने हैं। तो सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया में इंक्लूड पेनफुल यूरिनेशन। जब गोनोरिया हो जाती है तो यूरिनेशन के अंदर तकलीफ होती है, उसके अंदर हमें पेन होता है। एबनॉर्मल जेनिटल डिस्चार्ज, जो जेनिटल डिस्चार्ज है जैसे कि सेमन है या फिर जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है फीमेल के अंदर, वो भी एबनॉर्मल हो जाता है, उसके अंदर भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। पेल्विक पेन होता है, और यहाँ पर टेस्टिकल्स जो हैं उसके अंदर भी स्वेलिंग हो जाती है, रेक्टल इचिंग होती है, मतलब कि सारे जेनिटल जो प्रॉब्लम्स है वो आ जाते हैं। साथ में कुछ फीवर भी हमें होता है कुछ केसेस में। ठीक है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अब ये आपने यहाँ पर इतने अगर आपको याद हैं तो भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद
वाई डज द इनर यूटेराइन वॉल थिकन ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज। अब सेक्रेटरी फेज जो मेंस्ट्रुएशन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आता है, तो उसके अंदर इनर वॉल थिक क्यों होती है इस फेज़ के अंदर, ठीक है। तो इनर वॉल थिक जब सेक्रेटरी फेज आता है तो ओव्यूलेशन हो चुकी होती है और ओव्यूलेशन के अंदर एग रिलीज़ हो चुका है। अब वो एग जो है वो रिलीज़ हो चुका है, तो वो आकर अब एंड्रोमेट्रियम के अंदर आकर खुद को इम्प्लांट करेगा, मतलब कि जो एम्ब्रियो है वो आकर यूटेरस में अभी उसने बसना है और वहाँ पर प्रेगनेंसी स्टार्ट होनी है। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये जो एंडोमेट्रियम है ये थिक होती है, और जैसे थिक होगी तो वहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो इजीली इम्प्लांट हो पाएगा और आगे चल के बेबी की जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगी। तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इन लिस्ट द काजेज ऑफ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। तो मेल और फीमेल की जो इनफर्टिलिटी है उसके क्या काजेज हैं, उसके क्या कारण हैं। तो यहाँ पर मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि फ़ीमेल जो है वो बेबी को कंसीव ना कर पाए, इस चीज़ को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में लेक्चर्स देखने हैं तो आप चैनल पे देख सकते हैं। फैक्टर्स सच एज लो स्पर्म काउंट, अगर मेल के अंदर स्पर्म कम है या पुअर स्पर्म मोटिलिटी है, स्पर्म्स की जो मूवमेंट है वो सही से नहीं हो रही, या कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं जैसे कि हमारे पास या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, मतलब कोई स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आ रहा है या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर हार्मोन सही से रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं इसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होती है। कुछ जो है वो टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से भी होती है, जैसे कि अगर इंसान जो है वो स्मोक करता है या फिर अल्कोहल की वजह से भी जो इनफर्टिलिटी है ये होती है। अब फीमेल इनफर्टिलिटी ये क्यों होती है, ये ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती है, मतलब कि ओव्यूलेशन अगर नहीं हो रही हो या फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ही कोई डिफेक्ट हो, जैसे फ्लैपिन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज हो जहाँ से एग ने जो है वो रिलीज़ होना है, तो अगर एग वहाँ से गुज़र नहीं पाएगा तो फिर एग रिलीज़ ही नहीं होगा। और हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, एज रिलेटेड डिक्लाइन हो सकता है, मतलब अगर जो फीमेल जो जिसकी एज ज़्यादा है वो उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। और साथ में एग की क्वालिटी भी डिपेंड करता है, एग की क्वालिटी जो है वो एज के साथ साथ कम हो जाती है, तो अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वहाँ पर जो है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब ये कुछ काजेज़ हैं जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद है 7 क्वेश्चन, डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं, उनके बीच में डिफरेंस हमें बताना है। अब टेस्टिस एंड ओवरीज के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इनके बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं। तो ये मैंने इस तरह लिखे हैं, आप जो है वो इनको टेबल बना के भी लिख सकते हैं। एक तरफ जो है वो टेस्टिस एंड दूसरी तरफ ओवरीज। अब टेस्टिस जो है ये स्क्रोटम में लोकेटेड होते हैं बॉडी से बाहर, और ये स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, मतलब कि स्पर्म की प्रोडक्शन करवाते हैं। इसके अंदर ये वाला प्रोसेस जो है ये होता है। और इसके अंदर जो है वो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं। और ये प्रोड्यूस टेस्टिस फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये मतलब कि डेवलप होते हैं, और ये कंट्रीब्यूट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जबकि फ़ीमेल के अंदर टेस्टिस का रोल नहीं होता। उसके बाद ओवरीज़ है, ओवरीज़ ये पेल्विक कैविटी के अंदर मौजूद है, और ये एग्स रिलीज़ करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर oogenesis का प्रोसेस होता है, और ये फीमेल गैमीट्स यानी कि एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये ओवरीज इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी था जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को कंपेयर करना था, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस है जो टेस्टिस के अंदर होता है, और ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होकर पूरी लाइफ तक ये चलता है, ठीक है। और ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस ये मेल के अंदर होता है, जबकि oogenesis ये फीमेल के अंदर होता है। ये स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है एक स्टार्टिंग सेल में से। अब ये कंप्लीट आपने नहीं लिखना क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आया है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर आ जाता या डिटेल के अंदर आ जाता तो आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पर लिखने थे। अब ये शॉर्ट के अंदर है तो मैंने छोटा सा इसका जो है वो शॉर्ट में लिखा है। अब oogenesis एग प्रोडक्शन का प्रोसेस है, ओवरीज के अंदर होता है, बर्थ से स्टार्ट होता है, बर्थ से पहले ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, और ये मेनोपाज तक चलता है। मेनोपाज के बाद ये प्रोसेस नहीं होता। इसके अंदर एक एग सेल जो है वो 3 पोलर बॉडीज़ और एक
एग सेल के अंदर कन्वर्ट होता है। मतलब कि एक स्टार्टिंग सेल जो होता है वो कन्वर्ट होता है एक एग सेल एंड 3 पोलर बॉडीज़ के अंदर। ये पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती हैं और एग सेल जो है ये आगे फर्टिलाइजेशन करता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत लंबे हैं, अगर इनको पढ़ने लग गया तो यहाँ पर बहुत टाइम हो जाएगा। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप जो है वो PDF ले सकते हैं थोड़े से चार्जेस पे, और जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।